नमस्कार, शाम के 7 बजने को हैं। आप देख रहे हैं देश तक। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। वीर विंग कमांडर अभिनंदन आजाद हैं। देश को सुकून है, परिवार को राहत, लेकिन एयरफोर्स के आंख कान खड़े हैं। सिर्फ एयरफोर्स ही नहीं, दूसरी सरकारी एजेंसियां भी जानना चाहती हैं कि पाकिस्तान में अभिनंदन के साथ क्या क्या हुआ। हर कोई समझना चाहता है कि 56 घंटे पाकिस्तान की पूरी कहानी आखिर रही क्या। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तानी सेना और ISI ने कई मौके पर प्रताड़ित करने की उन्हें कोशिश की। F-16 को जमीन पर मार गिराने वाले इस योद्धा को हिंदुस्तान निहार रहा था। अभिनंदन की वापसी बड़ा सुकून थी, तनाव के बीच बड़ी राहत। पाकिस्तान में पूरे 56 घंटे बिताने के बाद विंग कमांडर अभिनंदन ने हिंदुस्तान की धरती पर कदम रखा। इस दौरान वाघा बॉर्डर पर BSF और पाकिस्तान रेंजर्स के अफसरों के बीच तनाव साफ महसूस किया जा सकता था। वायुसेना अपने जाबाजों को वापस पाकर खुश है, लेकिन सवाल उठने लगे कि इन 56 घंटों में पाकिस्तान ने विंग कमांडर के साथ क्या-क्या किया। सभी खुफिया एजेंसियां, रॉ, IB, मिलिट्री इंटेलिजेंस, विदेश मंत्रालय और वायुसेना के अधिकारी सवालों की लंबी फहरिस्त के साथ तैयार हैं, लेकिन वायुसेना के मुताबिक डीब्रीफिंग यानी कि पूछताछ में अभी थोड़ा वक्त लग सकता है। विंग कमांडर अभिनंदन के शारीरिक और मानसिक तौर पर पूरी तरह से फिट और स्वस्थ होने के बाद डीब्रीफिंग की जाएगी। डीब्रीफिंग के दौरान सबसे पहले इस बात की जांच की जाएगी कि क्या पाक एजेंसियों ने विंग कमांडर अभिनंदन के शरीर में कोई चिप या बग तो नहीं लगाई है। भारत की सभी खुफिया एजेंसियां, रॉ, IB, मिलिट्री इंटेलिजेंस, वायुसेना और विदेश मंत्रालय के लोग सवालों की लंबी फहरिस्त के साथ तैयार हैं। वायुसेना के मुताबिक डीब्रीफिंग यानी पूछताछ की प्रक्रिया में अभी समय लग सकता है। विंग कमांडर अभिनंदन के पूरी तरह से मानसिक और शारीरिक तौर पर फिट और सामान्य होने के बाद पूछताछ होगी। डीब्रीफिंग के दौरान सबसे पहले इस बात की जांच होगी कि क्या उनके शरीर में पाक एजेंसियों ने कोई बग या चिप तो नहीं लगाई है। पाक आर्मी के बर्ताव के बारे में कई सवाल होंगे। क्या अभिनंदन के साथ पाक कस्टडी में मारपीट हुई? क्या अभिनंदन के साथ किसी तरह की जबरदस्ती हुई? क्या अभिनंदन पर दबाव डालकर वीडियो बनाए गए? अभिनंदन से खुफिया जानकारी को लेकर सवाल किए गए? क्या एयरफोर्स की सीक्रेट जानकारी को लेकर सवाल हुए? अभिनंदन को 2 दिनों में खाने पीने के लिए क्या क्या दिया गया? पूरा देश, आर्म फोर्सेस और सबसे बड़ी बात है इनके माँ बाप इस पे बहुत गर्व करते हैं। और अब हमने ये जो कर दिया है इसको यहाँ रोकने की जरूरत नहीं है। हमने एक पाकिस्तान को बता दिया है कि अब वो देश बदल चुका है और अब हम जब तक कि टेररिज्म ब्रीडिंग ग्राउंड उनके यहाँ ख़त्म नहीं होता, जब तक कि अजहर को वगैरह को हमें हैंडओवर नहीं कर देते हैं या उनके अगेंस्ट एक्शन नहीं हो जाता है, ये कैंपेन चलना चाहिए। एलिक्वेंटली हमारा जो अपना स्टैंड है उसको रिपीट किया है, जो ये है कि जो आतंकवाद किसी धर्म के का नहीं है। आतंकवाद जो है वो सबको कंडेम करना चाहिए। दुश्मन देश के कैद में रहने वाले हर जवान और सिपाही से ये औपचारिक पूछताछ की जाती है। पाकिस्तान पर वैसे भी कोई भरोसा नहीं कर सकता। हमारा पड़ोसी साजिश रचने में माहिर है, लिहाजा विंग कमांडर को पूरी जांच प्रक्रिया से गुजरना होगा। इसके साथ ही हर कोई पाकिस्तान की हकीकत जानना चाहता है। आखिर देश के इस वीर सपूत के साथ किस तरह व्यवहार किया गया। मंजीत नेगी और चित्रा त्रिपाठी के साथ आज तक ब्यूरो। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, सुरक्षा बल ने जैश की पुलवामा जैसी साजिश को नाकाम कर दिया है। 24 फरवरी को सेना ने जैश के एक संदिग्ध आत्मघाती हमलावर राकिब अहमद शेख को मार गिराया था। उसके पास एक फोन बरामद हुआ था। जब फोन को अनलॉक किया गया तो उससे एक वीडियो मिला जिसमें आतंकवादी राकिब ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि जब तक ये वीडियो आपके पास पहुंचेगी तब तक मैं जन्नत के बागों में घूम रहा हूंगा। उसका वीडियो हम आपको हूबहू नहीं सुनवा सकते, लेकिन वीडियो के मजमून से लगता है कि वो किसी आत्मघाती हमले के मिशन पर था। गौरतलब है कि पुलवामा हमले के बाद जैश आतंकी आदिल डार का भी ऐसा ही वीडियो सामने आया था। सावधान हो जाओ देश के दुश्मन। अब हम आपको ऐसी तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जिससे दुश्मनों के होश फाख्ता हो जाएंगे। ये तस्वीर आई है आर्मी ईस्टर्न कमांड के ट्रेनिंग सेशन से, जहां एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का टारगेट ध्वस्त करने का अभ्यास किया गया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ऐसे नष्ट करेंगे
आतंक के अड्डे हिंदुस्तान के शौर्य की यह तस्वीर है जो आपके सामने है और इसी वजह से देश के दुश्मनों को अब सावधान रहने की जरूरत है। उधर पाकिस्तान के कब्जे से छूटे पायलट की झलक देखने के लिए लोग टीवी से चिपके रहे। वाघा बॉर्डर से उनकी झलक मिली और देश जश्न में डूब गया। हमारी ये रिपोर्ट देखिए। देश पर मर मिटने वाले रणबांकुरों का ऐसे ही सत्कार होता है। उनके ललाट पर देश तिलक लगाए, सालों तक उनकी वीर गाथा घरों में गूंजती रहे। वीर अभिनंदन की वापसी पर देश में जश्न है। कानपुर में अभिनंदन की रिहाई के बाद लोग सड़क पर निकल आए, जमकर आतिशबाजी की गई। लोगों ने हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। बेंगलुरु में अभिनंदन के लिए पटाखे फूटे, जश्न मना। आम लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं था। अभिनंदन जी की वापसी पर बहुत खुशी हुई और इसके लिए बाबा ठोसनाथ पे लड्डू बांटे, फौजी भाइयों के लिए दूध पिलाया। पाकिस्तान डरते हुए हमारे भारत से आज हमारे उस वीर सैनिक को अभिनंदन को अपने देश वापसी कर रही है, इसलिए हम यहाँ जश्न मना रहे हैं। उसका अभिनंदन करता है, हमारा पूरा समाज उसका अभिनंदन करता है। वडोदरा में वीर जवानों के शौर्य का इस्तकबाल करने के लिए तिरंगा यात्रा निकाली गई। पूर्व सैनिकों से लेकर नामी गिरामी लोगों ने तिरंगा यात्रा में शिरकत की। 1001 फीट लंबे तिरंगे को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ गई। विंग कमांडर अभिनंदन की वतन वापसी को लेकर अलवर में भी जश्न मना। हर उम्र के लोग इस जश्न में शामिल थे। देहरादून में विंग कमांडर अभिनंदन की वापसी पर सड़कों पर लोग झूमते रहे। तिरंगे के साथ भारत माता के नारे लगाए गए। जिंदाबाद अभिनंदन वर्तमान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सिपाही अभिनंदन वर्तमान जिंदाबाद। अभिनंदन के लिए जम्मू में डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत। अहमदाबाद में विंग कमांडर अभिनंदन की वापसी पर केक काटा गया। खुशी का ठिकाना नहीं, लोगों की आंखों में जश्न तैर रहा था। जश्न में डूबे भोपाल में लोग फाइटर अभिनंदन के भारत लौटने की खुशी में देश को बधाई दी। विंग कमांडर अभिनंदन की रिहाई पर पठानकोट में छात्रों ने निकाली तिरंगा यात्रा, शहीदों को दी श्रद्धांजलि। पुरी में रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने विंग कमांडर के स्वागत में बनाई कलाकृति। पाकिस्तान की धरती पर पंजा मारकर वो वापिस आया, उनके मुंह पर थूक के आया है। और आज ये देशभक्ति का जो जज्बा है वो आप देख रहे होंगे, सड़कों पर चारों तरफ एक धूम मची हुई है। सारे शहर के अंदर अभिनंदन है, उसका नाम अभिनंदन है और सारा शहर अभिनंदन कर रहा, खुशियों की लहर के अंदर घूम रहा है। बेशक शूरवीर अभिनंदन ने हिंदुस्तान का दिल जीत लिया। पाकिस्तान में उन्होंने अदम्य साहस का परिचय देकर हीरो बनकर उभरे हैं। ऐसे वीर का स्वागत होना ही चाहिए। विंग कमांडर का परिवार ने भी स्वागत किया, लेकिन ये मुलाकात कुछ अलग थी। कल रात विंग कमांडर वाघा से दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर लाए गए। पहले से परिवार इंतजार कर रहा था। वर्दी पहनने वाले जानते हैं ये पल कितना भावुक होता है। फौजी परिवार की आंखें भर आई थी। आज तक ब्यूरो। वहीं बीजेपी ने देश भर में आज विजय संकल्प रैली का आयोजन किया। ये रैली पाकिस्तान के खिलाफ मिली कामयाबी के बाद निकाली गई। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण समेत सरकार के तमाम मंत्री आयोजन में शामिल हुए। जाहिर है बीजेपी सीमा पर मिली उपलब्धियों का राजनीतिक नफा नुकसान भी देख रही है। एयरफोर्स के जौहर और आतंक पर चोट के बाद देश का जोश उबाल मार रहा है। एक ही लक्ष्य, अब आतंक बर्दाश्त नहीं।
पाकिस्तान को अपनी करनी की कीमत चुकानी पड़ेगी। सीमा पर सेना ने पराक्रम दिखाया। इधर बीजेपी ने देश भर में विजय संकल्प रैली का आयोजन किया। मध्य प्रदेश के उमरिया में खुद बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने इस बाइक रैली को हरी झंडी दिखाई और खुद भी इसमें हिस्सा लिया। देश को महासत्ता कौन बना सकता है? देश को गौरव को आसमान के साथ पहुंचाने का काम कौन कर सकता है? देश की सुरक्षा कौन सुनिश्चित कर सकता है? और पाकिस्तान को जड़बा तोड़ मुंह तोड़ जवाब कौन दे सकता है? इस सब का जवाब नरेंद्र मोदी जी के नाम पे आता है। राजधानी दिल्ली में बीजेपी की बाइक रैली को रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने हरी झंडी दिखाई। बीजेपी के सांसद और मोदी सरकार के कई मंत्री समारोह में मौजूद रहे। पार्टी कार्यकर्ताओं में गजब का जोश था। बीजेपी कार्यकर्ता बाइक पर बीजेपी का झंडा और स्टिकर लगाकर और हाथों में तिरंगा लेकर निकले। इसके अलावा पार्टी के सांसद और विधायकों ने अपने अपने क्षेत्रों में बाइक पर सवार होकर संकल्प रैली निकाली। हमारी ये बीजेपी की बाइक रैली इस पटके के साथ है, इसके सम्मान के साथ है, इस वर्दी के, और नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्ति को हम वर्षों तक अपना प्रधानमंत्री चाहते हैं। 60 घंटे के अंदर हमारा पाकिस्तान में गिरा अभिनंदन वापस देश उसका अभिनंदन कर रहा है। उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर पार्टी के बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता मोटरसाइकिल पर सवार होकर निकले। बीजेपी कार्यकर्ता लोगों के बीच जाकर पाकिस्तान पर सरकार की उपलब्धियां बता रहे हैं। रायपुर पटना में भी बीजेपी कार्यकर्ता सड़क पर उमड़ पड़े। आतंक और पाकिस्तान को सबक सिखाने का दावा गूंजता रहा। चुनाव के ठीक पहले पाकिस्तान से दो हाथ कर बीजेपी गदगद है। सेना ने पाकिस्तान को सबक सिखाया, अब श्रेय लेने की बारी है। जाहिर है बीजेपी कार्यकर्ताओं की मोटरसाइकिल मैदान जीतने के लिए कूच कर गई है। आज तक ब्यूरो। विंग कमांडर अभिनंदन की रिहाई भले ही देश को सुकून दे रही हो, लेकिन सच्चाई यह है कि पाकिस्तान के आतंक के खिलाफ हम हर पल जूझ रहे हैं। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद से कल हमारे 4 जवान शहीद हुए। इस बीच देश में राजनीति चरम पर है। कोई राष्ट्रवाद की राजनीति कर रहा है तो कोई सरकार को घेरने की। इस देश की ताकत है, डिक्शनरी के शब्दों के अर्थ बदल देता है। कभी अभिनंदन का अंग्रेजी होता था कांग्रेचुलेशन, और अब अभिनंदन का अर्थ बदल जाएगा। ये ताकत इस देश में है। आइए उस आत्मविश्वास को लेकर के चले। एक पराक्रमी राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ना है। पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक के बाद आक्रामक हो गई है बीजेपी। शहर शहर पोस्टर लग चुके हैं। 56 इंच के सीने का जमकर गुणगान हो रहा है। भारतीय सेना के शौर्य के बाद सुर्खियों से दूर हो चुके विपक्ष को ये सब फूटी आंख नहीं सुहा रहा। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला के इस ट्वीट को देखिए। 5 शहीदों का बलिदान, नतमस्तक है हिंदुस्तान। कुपवाड़ा में आतंकियों से लोहा ले कुर्बानी देने वाले सेना, सीआरपीएफ, जेएनके पुलिस के रणबांकुरों की शहादत को शत शत नमन। मोदी जी, कुर्बानियों और शहादतों का यह सिलसिला कब तक? आतंक के खिलाफ आपकी निर्णायक कार्रवाई कब होगी? सुरजेवाला का ट्वीट आया और बीजेपी की तरफ से तुरंत हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने पलटवार किया। कुछ लोग ऐसे समय में भी राजनीति कर रहे हैं। ऐसे लोगों को पाकिस्तान भेजना चाहिए कि ऐसे समय में किस प्रकार से पाकिस्तान के विपक्ष ने इमरान खान का साथ दिया। हमारे दुश्मन केवल पाकिस्तान के अंदर ही नहीं बैठे हैं, हमारे देश के अंदर भी कुछ लोग दुश्मन हैं। राजनीतिक नफा नुकसान के लिए सेना के शौर्य के कथित इस्तेमाल को लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है। विपक्ष इस बात से खफा है कि पुलवामा में सीआरपीएफ के 40 जवानों की शहादत के बाद भी पीएम का राजनीतिक कार्यक्रम जारी है।
ममता बनर्जी ने जहां एयर स्ट्राइक के सबूत मांग लिए, तो वहीं 21 विपक्षी दलों ने प्रस्ताव बाकायदा पारित कर इसकी आलोचना की। लेकिन जब इस प्रस्ताव को पाक मीडिया ने प्रमुखता दी, तो बीजेपी को निशाना साधने का मौका मिल गया। A meeting of 21 parties expressed their deep anguish over the blatant politicization of the sacrifices made by our armed forces by leaders of the ruling party. National security must transcend narrow political considerations. রাস্তাগুলো স্যানিটাইজ না করে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছিলেন রাজনীতি করবেন বলে। ভোট আসছে, ভোটের রাজনীতি, জওয়ানদের রক্ত দিয়ে ভোটের রাজনীতি হয় না, হবে না। One can fool some of the people some of the time, but one cannot fool all the people all the time. मेरा ये कहना है कि अभी इस वक्त है जब हमें देश को मजबूत करना है, हम अपने जवानों को मजबूत करना है। देश मजबूत होगा, जवान मजबूत होंगे तो बूथ अपने आप मजबूत हो जाएंगे। पाकिस्तान मीडिया के चेहरे पर मैंने हंसी देखी है, तो 22 दलों के रिजोल्यूशन के बाद थोड़ी हंसी दिखी। ऐसा क्या रिजोल्व कर दिया कि पूरे पाकिस्तान में, पाकिस्तान की संसद में, पाकिस्तान की मीडिया में आनंद का वातावरण है? और क्यों किया? जब पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है, यहां से क्यों सवाल निकल रहे हैं, यहां से क्यों स्वर निकल रहे हैं? बड़ा सवाल यह है कि आखिर कब तक बात बात में हमारे नेता राजनीति करते रहेंगे। पाकिस्तान को निर्णायक जवाब देने के लिए हम कब एक सुर से बोल पाएंगे? क्योंकि भूलिए मत, बेशक हिंदुस्तान एयर स्ट्राइक करने का दम दिखा चुका है, लेकिन सरहद पर नापाक फायरिंग रुकने का नाम नहीं ले रही, जिसमें हमारे वीर जवान लगातार शहीद हो रहे हैं। आज तक ब्यूरो। मामला जब देश का हो, हमारे जवानों का हो, तो कम से कम उस समय राजनेताओं को इस तरह की राजनीति नहीं करनी चाहिए। उधर आतंकवाद के मसले पर मोदी सरकार का सख्त रुख पाकिस्तान के खिलाफ तो दुनिया देख रही है, मगर देश के भीतर नफरत की आग लगाने वाले अलगाववादियों के खिलाफ भी ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही है। जम्मू कश्मीर में अलगाववादी संगठन जमात इस्लामी पर बैन के बाद उसके ठिकानों पर लगातार कार्रवाई हो रही है, मगर हुर्रियत में हुनर देखने वाली पीडीपी को बुरा लग रहा है, लिहाजा वो लाल चौक पर जमात इस्लामी पर कार्रवाई के विरोध में प्रदर्शन कर रही है। जम्मू कश्मीर में जमात इस्लामी के ठिकानों पर हो रही ये तालाबंदी बताती है कि देश के बाहर तो आतंकवाद के खात्मे को लेकर कार्रवाइयों का दौर चल ही रहा है, मगर देश के भीतर भी आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले संगठनों पर भी सर्जिकल स्ट्राइक हो रही है। जमात इस्लामी के ऐसे 1-2 नहीं बल्कि 70 ठिकाने चुने गए थे जिन पर सरकारी ताला लग गया है। जम्मू कश्मीर में जमात इस्लामी के 70 ठिकाने सील किए जा चुके हैं। जमात इस्लामी की 52 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त होने वाली है। अभी कई ऐसी संपत्तियां हैं जिन्हें जब्त करने के लिए पहचान की जा चुकी है, और तो और जमात इस्लामी के कई नेताओं को कस्टडी में लिया जा चुका है। जमात इस्लामी के कई शैक्षणिक ठिकानों को सील करने के लिए पहचान की जा चुकी है। कश्मीर में जमात इस्लामी के दफ्तरों और स्कूलों को पहले ही सील किया जा चुका है। अनलॉफुल एक्टिविटी प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। कश्मीर घाटी में कल से ही कई सारी जगहों पे जमात इस्लामी ऑर्गेनाइजेशन के दफ्तर और जो स्कूल्स हैं वो लगातार सील किए जा रहे हैं। कई सारे जमात के लीडर्स को जो है एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस ने या तो अरेस्ट किया है या डिटेन किया हुआ है। ये सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के उस डिसीजन के बाद हो रहा है जिसके हिसाब से जमात इस्लामी को बैन कर दिया गया है। सुरक्षा बल आतंक की कमर तोड़ने की रणनीति के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हैरत है कि जमात इस्लामी के पक्ष में पीडीपी उतर आई है। खुद महबूबा ने कार्रवाई को जुल्म बताया तो बीजेपी ने कार्रवाई को सही बताया। और आज की बात नहीं, जमात इस्लामी के साथ वाबस्ता गाँव के हजारों लाखों लोग हैं। ये नहीं कि जमात इस्लामियों को पकड़ के बंद कर देंगे। जमात इस्लामी ये ख्याल है, एक आइडियोलॉजी है, तो मैं नहीं समझती हूँ आप किसी आइडियोलॉजी को कैद कर सकते हो इस तरह से जिस तरह से ये कर रहे हैं। हम इसकी पूरी मजम्मत करते हैं। Every time you have a problem with parliament elections in these areas where the separatists and groups like Jamaat-e-Islami, they threaten people from, using their right to franchise. सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक किसी अलगाववादी संगठन पर सुरक्षा के लिहाज से ये अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। ये कार्रवाई बताती है कि आतंक को पालने पोसने वाले भोले भाले कश्मीरी नौजवानों को बरगलाने वाले और आतंक के पैसे पर घाटी में पाप फैलाने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। आतंकवाद के मसले पर भारत ने हर मोर्चे पर पाकिस्तान को धूल चटाई है।
लेकिन उसके साथ साथ देश के भीतर जहर फैलाने वाले इन अलगाववादी संगठनों को भी तहस नहस करना निश्चित है। गौरव सावंत, श्रीनगर, आज तक। हिंदुस्तान का खाकर पाकिस्तान की गाने वाले इस तरह के अलगाववादियों पर सख्त कार्रवाई करनी ही चाहिए और इस पर किसी भी तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। फिलहाल आगे बढ़ते हुए बात इंडिया टुडे कॉन्क्लेव की करेंगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में योगी समेत बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि वो किंग नहीं, किंग मेकर हैं। हमें तो खुशी है कि हमारे प्रदेश के एक मुख्यमंत्री बाबा हैं। ये हमारे लिए सम्मान की बात है और उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। जैसे नवरात्र हो तो बूंदी के लड्डू आप खा सकते हैं, और अगर आपको बंदर भगाने हैं तो कहीं आप हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए। और फिर हनुमान जी की जाति बता दी, बताओ कितने लोगों ने जाति बताई। और सोचो यही बात अगर मैं कह देता कि हनुमान हमारी जाति के, तब क्या होता हमारा। तो हम तो चाहते हैं कि हमारे बाबा मुख्यमंत्री बने रहें, उन्हीं से तो आशीर्वाद मिलेगा। आप साफ क्यों नहीं कहते कि आज की तारीख में आप तैयार हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ बातचीत, प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ बातचीत करने के लिए, ताकि ये एक परफेक्ट अलायंस बने। देखो, यूपी को हाथ भी पसंद है और यूपी को हाथी भी पसंद है। कहां अलग हैं? आप क्यों नहीं देख रहे हो हमारी नजर से? कहीं ना कहीं ये जो विचारों का संगम है, इसमें नेताजी भी शामिल है कि नहीं, कि ये केवल अखिलेश जी और मायावती जी के बीच में विचारों का संगम है? लेकिन नेताजी इसीलिए नेताजी हैं कि वो भी शामिल हैं। पर वो कहते तो कुछ और है। पार्लियामेंट में आके कहते हैं, मोदी जी दूसरी तरफ बैठे हैं और वो कहते हैं मोदी जी को मैं चाहता हूं कि आपकी 5 साल आप ही प्रधानमंत्री रहें। फिर जब लखनऊ में आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसके बाद वो कहते हैं मुझे नहीं लगता ये गठबंधन चल पाएगा। ये क्या है, नेताजी और आपके बीच कोई लड़ाई है या ये विचारों की लड़ाई? किस तरह से देखते हैं? देखिए, इस बार लोकसभा में मैं नहीं था, पिछली बार तो लोकसभा में मैं भी था नेताजी के साथ। और अगर आज का जमाना ये है कि पुरानी बातें भूल गए हों, मैं तो कहता हूं कि वो आर्काइव्स में निकालिए स्पीच नेताजी की। क्या डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को नहीं उन्होंने बधाई और आशीर्वाद दिया था? क्या वो वापस आ गए? नहीं तो नेताजी सबको इसी तरह से आशीर्वाद देते हैं। उनका आशीर्वाद मुझसे ज्यादा कौन जानता होगा कि वो ऐसा आशीर्वाद देंगे कि हम ही जानते हैं क्या होगा। आप और मायावती जी ने जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तब जब सवाल पूछा गया आपको कि प्रधानमंत्री अगला कौन बनेगा, तो आपने कहीं ना कहीं इशारों में कहा उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री आएगा, और फिर मायावती जी की तरफ देखा। तो क्या आप समझते हैं मायावती जी बन सकती है या आप खुद बनना चाहते हैं? जहां से बात आपने शुरू की, आपने कहा कि उत्तर प्रदेश हमेशा प्रधानमंत्री देता है, तभी तो देखिए कौन लड़ने आया उत्तर प्रदेश से। तो हमें तो खुशी होगी कि उत्तर प्रदेश का प्रधानमंत्री बने कोई। मोदी जी भी उत्तर प्रदेश से हैं, वाराणसी से लड़ते हैं। वो आए हैं उत्तर प्रदेश के नहीं हैं। उत्तर प्रदेश से ही प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के नहीं हैं, ये मत मानिए। उत्तर प्रदेश से ही प्रधानमंत्री आएगा। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि वो उत्तर प्रदेश देता है प्रधानमंत्री, और जिसको बनना है प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश आइए, हम भी स्वागत करते हैं। उसमें क्या है, उत्तर प्रदेश के नहीं हैं, ये आप करेक्ट कर दीजिए। मायावती जी बनेगी, अखिलेश जी बनना चाहते हैं, राहुल गांधी बनेंगे या कोई और? मैं अपना कह सकता हूं कि मैं नहीं बनना चाहता। आप क्या बनना चाहते हैं? मैं बनाना चाहता हूं। मैं किंग नहीं, किंग मेकर हूं, लेकिन किसी का नाम नहीं लेते। राहुल गांधी को बनवाएंगे प्रधानमंत्री या फिर मायावती को। चलिए आगे बढ़ते हुए बात अब अरविंद केजरीवाल की कर लेते हैं। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के 7 में से 6 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। बताया जा रहा है कि आपने कांग्रेस को दबाव में लेने के लिए नामों का ऐलान किया हो। हालांकि जानकारों के मुताबिक अब भी गठबंधन के रास्ते बंद नहीं किए हैं केजरीवाल ने। महीनों तक कांग्रेस में गठबंधन की बाट जोते रहने के बाद केजरीवाल ने अपने पत्ते खोल दिए। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की 7 सीटों में से 6 पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। पार्टी ने नई दिल्ली लोकसभा सीट से ब्रजेश गोयल को टिकट दिया है। पूर्वी दिल्ली से आतिशी इलेक्शन में उतरेंगी। नॉर्थ ईस्ट से दिल्ली से पार्टी ने दिलीप पांडे को चुनाव मैदान में उतारा है। दक्षिणी दिल्ली से आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा को टिकट दिया है।
दिल्ली की सबसे छोटी लोकसभा सीट चांदनी चौक से आम आदमी पार्टी के पंकज गुप्ता ताल ठोकेंगे। वहीं उत्तर पश्चिमी दिल्ली से पार्टी ने गुग्गन सिंह रंगा को टिकट दिया है। दिल्ली के अंदर हमारे जो कैंडिडेट हैं वो पिछले 6 महीने से लगातार दिल्ली में पार्टी के प्रभारी के रूप में लगातार अपने काम को और अपने कैंपेन को लॉन्च कर रहे हैं। तो आज पार्टी ने ये निर्णय लिया है कि अब चूंकि आचार संहिता आने वाली है, इसलिए अब हमने अपने कैंडिडेट की घोषणा कर दी है। नामों के ऐलान के बाद आप से सभी उम्मीदवारों ने एक सुर में कहा कि इस बार दिल्ली में पार्टी का मुख्य मुद्दा पूर्ण राज्य का होगा। साथ ही जीतने के बाद सभी प्रत्याशी क्षेत्र के स्थानीय समस्याओं को भी प्रमुखता से उठाएंगे। सबसे पहले जो कि पूरे पार्टी का हमारा लक्ष्य है कि दिल्ली को एक पूर्ण राज्य बनाया जाए, उसके लिए हम सब मिलकर प्रयत्न करेंगे। और दूसरा जो पूरी दिल्ली में भी सवाल है, चांदनी चौक लोकसभा का भी सवाल है कि एक सुरक्षा का सवाल जो कि बहनों के लिए, माताओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है पूरी चांदनी चौक में। और सीलिंग, जिससे पूरे का पूरा व्यापारी वर्ग जो कि चांदनी चौक का एक बहुत बड़ा व्यापारी है। दिल्ली का एजेंडा एक है, आम आदमी पार्टी के सभी लोकसभा कैंडिडेट्स का एजेंडा एक ही है। दिल्ली के विकास के मार्ग में जो बाधक बात है वो है दिल्ली का अधूरापन। दिल्ली पूर्ण राज्य बनेगी तो उत्तर पूर्वी दिल्ली से लेकर के और बवाना से लेकर के पूरा इलाका जो है हर जगह विकास होने लगेगा। फिलहाल पश्चिमी दिल्ली से आम आदमी पार्टी ने कैंडिडेट के नाम का ऐलान नहीं किया। 2014 में दिल्ली की 7 सीटों से बीजेपी ने जीत हासिल की। केजरीवाल का इस बार दिल्ली में खाता खोलने का ही नहीं बल्कि सभी 7 सीटों पर कब्जा जमाने का भी दावा है। पर यह तय है कि दिल्ली में इस बार मुकाबला त्रिकोणीय होगा, क्योंकि पुरानी धुरंधर शीला दीक्षित भी दमखम के साथ मैदान में होंगी। पंकज जैन, दिल्ली आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।